हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और या फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम यहाँ पे यूसेट एग्जाम के आंसर की बात करने वाले हैं। बेसिकली आंसर क्या होने वाले हैं आज के एग्जाम के, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। आप सभी को पता है यूसेट का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर था। और इसके अंदर जो पेपर फर्स्ट था आपका, वो यहाँ पे कॉमन पेपर था। कॉमन पेपर का मतलब क्या है, ये कि सभी का कॉमन था। इसके अंदर क्वेश्चन सभी के सेम थे। आपका जो सेट है वो यहाँ पे चेंज हो सकता है, ये बी सेट है यहाँ पे। और जो क्वेश्चन हैं आपके सेम ही रहेंगे, बट वो आगे पीछे अरेंज किए गए होंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर सेट। तो इसको आप अपने क्वेश्चंस को देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा पेपर के लेवल की, क्योंकि पेपर आज का था कैसा। अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट पेपर की, अगर मैं लेवल की बात करूँ तो आपका इजी टू मॉडरेट ये पेपर था। देखिए, इसके अंदर अभी मैं क्वेश्चन की बात भी करूंगा, तो क्वेश्चन आपके कुछ इजी क्वेश्चन भी थे, कुछ मॉडरेट भी थे। मैं टफ इसके अंदर ये पेपर नहीं कहूंगा। तो एज कम्पेयर टू यूजीसी नेट, ये एग्जाम पेपर आपका कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल का था। तो उसके हिसाब से ही मेरिट यहाँ पे डिसाइड की जाएगी। मेरिट की बात फिर हम आगे करेंगे, किस तरीके से कितनी यहाँ पे आपकी कट ऑफ इसके अंदर रहेगी, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्वेश्चन के आंसर जानने बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर स्वयं स्टैंड्स फॉर, जो एमसीक्यू सीरीज मैंने कराई थी और जो लेक्चर मैंने डाले थे, अगर आपने वो सारे देखे होंगे तो ऑलमोस्ट आपको बहुत सारी हेल्प इसके अंदर मिली होगी। अभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते करते मैं बताऊंगा। ये एमसीक्यू में मैंने आपको दिया भी था, और इसके अंदर मैंने आपको स्वयं प्रभा भी बताया था और स्वयं भी बताया था। तो स्वयं का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे काफी कॉमन आपके देख रहे हैं आप। एमसीक्यू आपके जो ऑप्शन हैं वो काफी कॉमन हैं। तो इसके अंदर देखिए, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये मेथड देखिए यहाँ पे पूरा सही दिया गया, लेकिन मेथड कर दिया तो ये गलत हो गया। माइंड्स वाला आपका सही था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे सही बनता है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम इसके अंदर बात करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेल डिलीवरी प्रोटोकॉल। मेल डिलीवरी प्रोटोकॉल क्या होता है, आपसे ये पूछा गया था। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो अलग अलग ऑप्शन आपके पास में थे। टीसीपी फर्स्ट ऑप्शन में, दूसरा डब्ल्यूएपी, तीसरा एसएमटीपी था, चौथा था यूडीपी। तो अगर हम मेल डिलीवरी की बात करते हैं प्रोटोकॉल की, तो ये ऑप्शन सही बनता है आपका एसएमटीपी। अब इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर बनता है एसएमटीपी, आपका ऑप्शन नंबर सी सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर HTML इज यूज्ड फॉर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसे बोलते हैं HTML को। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये आपका यूज किया जाता है वेब डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम लोग किस चीज के लिए, इसको वेब पेजेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो वेब डिजाइनिंग आपका सही आंसर बनता, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे दिया गया, देखिए, an extensive information system on the internet providing facility for documents to be connected to other documents by hypertext links is called। आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, आपसे इसके अंदर बोला गया है कि ऐसे एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम को बताइए जो बेसिकली इंटरनेट पे बेस है, और ये अलग अलग जो हाइपर टेक्स्ट लिंक्स है उनको यहाँ पे कनेक्ट करने का काम करता है। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो है यहाँ पे आपका www, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर है, फोर्थ वाले क्वेश्चन का आपका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है, द इंटरनेट वर्क्स बिकॉज एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट यूजेज द सेम सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर टू कंट्रोल टाइमिंग एंड डेटा, दीज रूल्स आर कॉल्ड। अब यहाँ पे कहा गया कि अलग अलग जो कंप्यूटर होते हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, और उसके अंदर एक हर किसी कंप्यूटर के अंदर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो बेसिकली आपके कहीं ना कहीं डेटा को, टाइमिंग को, ये सभी चीज़ों को प्रॉपर रूप से चलाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आईपी कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसे बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ये दिख रहा है, तो ये सही आंसर आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, इन ए 3-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हाउ मनी एंट्री एग्जिट आर रिकमेंडेड बाई द NEP 2020। अब यहाँ पे देखिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात की गई है। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर आपके पास में 4 एंट्रीज पॉइंट होते हैं, 4 एग्जिट के पॉइंट होते हैं। देखिए, इसके अंदर ये एंट्री एग्जिट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे पहले हमने NEP को डिस्कस किया था, तो NEP के अंदर क्या डिस्कस किया था
कि यहाँ पे अगर आप 1 साल में भी कॉलेज छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलते हैं उसके अंदर, डिप्लोमा मतलब सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। दूसरे साल में अगर आप छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलता है। तीसरे साल में अगर आप छोड़ेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी, और चौथे साल तक अगर आप पूरा करते हैं तो उसमें रिसर्च के साथ साथ आपको ग्रेजुएट की डिग्री मिलती है। तो ये 4 एग्जिट और आपके 4 एंट्री पॉइंट यहाँ पे होते हैं। तो ये एनईपी 2020 के अंदर बताया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, एज फॉर द गाइडेंस बाय द यूजीसी एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्लेगरिज्म द परसेंटेज ऑफ कंटेंट सिमिलरिटी अलाउड इज। अब यहाँ पे बोला गया, देखिए कोई भी जैसे आपके थेसिस होती है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ पीएचडी के थेसिस की, तो उसके अंदर ही बात कर लेते हैं कि कितना परसेंट प्लेगरिज्म आपका जो है, सिमिलरिटी इंडेक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पे अलाउड होता है। तो 10% तक अलाउड होता है। 10% के ऊपर जो है आप प्लेगरिज्म नहीं लगा सकते हैं। मतलब जितना भी आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर है या आपने अलग अलग इंटरनेट के सोर्सेज यूज किए हैं, उससे रिलेटेड जो भी सिमिलरिटी इंडेक्स है वो 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द स्टेट मस्ट स्पेंड 6% ऑफ द जीडीपी ऑन एजुकेशन वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाई। अब देखिए ये एनईपी 2020 के अंदर बताया गया था कि आपका जो 6% है आपके जीडीपी का, वो एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत सालों पहले एक जो कमीशन है उसने पहले ही रिकमेंड कर दिया था। इस चीज को किसने किया था, कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था। ऑप्शन नंबर सी में ये बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन में बोला गया है, द अपेक्स एजेंसी दैट रेगुलेट हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो हायर एजुकेशन को कौन रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर, कौन अपेक्स बॉडी है, कौन सबसे उच्च बॉडी है, तो वो है हायर आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हम यूजीसी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में बोला गया है, इन नैक ग्रेडिंग व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए फैक्टर। अब इसके अंदर बेसिकली जो नैक होता है उसकी ग्रेडिंग होती है, आपको पता होगा A+ है, A है, B है, B+ है, ये ग्रेडिंग होती है कॉलेजों की। और नैक की टीम जो विजिट करती है उसके बाद ग्रेडिंग होती है। बेसिकली किस तरीके का कॉलेज है उसके बेसिस पे उसको ग्रेड दिया जाता है। तो इसके अंदर कुछ आपके फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर को देखने के बाद, उनको कहीं ना कहीं एग्जामिन करने के बाद में ये ग्रेड जो है असाइन किया जाता है कॉलेजेस को। तो क्या इसके अंदर फैक्टर नहीं है, देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये होता है। प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट भी होता है, कहीं ना कहीं आपने कितने जो आपके स्टूडेंट हैं उनको आपने किस तरीके से प्लेसमेंट करवाया है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके अलावा पब्लिकेशन बाय फैकल्टी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी देखा जाता है यूजीसी के और नैक की जो विजिट है उसके दौरान। जबकि एमिनेंस स्टेटस ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर सही बनेगा। आपसे बोला गया था विच इज नॉट, व्हाट इज नॉट, तो ये सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिसेंटली रिलीज्ड नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसको NHEQF भी कहते हैं, ये किसने ड्राफ्ट किया था। बेसिकली ये था कि आपके जो एजुकेशन पॉलिसी है वो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहीं ना कहीं, तो ये यहाँ पे बताया गया था। और इक्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ये चीज़ यहाँ पे की गई थी। ये ड्राफ्ट लाया गया था, ये ड्राफ्ट बनाया था यूजीसी ने। ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको दिख रहा है, तो यही सही आंसर इसका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12th क्वेश्चन की बात करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स, इसका एमसीक्यू भी मैंने कराया था, जो एमसीक्यू सीरीज चलाई थी हमने, उसमें सेम क्वेश्चन था। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्या मीनिंग होता है, देखिए इंटेंडिंग लर्निंग आउटकम, फर्स्ट में ही है। मैंने इंटेंडेड का मीनिंग भी आपको अच्छे से बताया था। इंटेंडेड का मतलब होता है जैसा हम चाहते हैं, जैसा एक टीचर चाहता है उस तरह की लर्निंग आउटकम्स हैं, तो उसको हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर रखेंगे। बेसिकली वही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा क्लास के अंदर, लर्निंग प्रोवाइड करने का और टीचिंग करवाने का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, यहाँ पे बात करेंगे। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट मेन स्ट्रीम ऑफ डिफरेंट एबल्ड लर्नर। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड लर्नर है, बेसिकली जिनको दिव्यांग भी हम लोग कह सकते हैं, तो उनको हम मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, साथ में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 तो आपकी यहाँ पे राइट हो गई। स्टेटमेंट 2 की बात करें, वी मस्ट नॉट हैव स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिफरेंट एबल्ड लर्नर। अब यहाँ पे देखिए कुछ इसके अंदर आप देखेंगे स्टेटमेंट के अंदर एम्बिगुइटी है, जैसे वी मस्ट नॉट हैव, यहाँ पे बोला गया नहीं होने चाहिए ऐसे तो होने चाहिए। देखिए यहाँ पे ये बात नहीं कही गई है कि बिल्कुल आपके जो मेन स्ट्रीम में है या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं लाना चाहिए ऐसे स्टूडेंट को, ऐसा नहीं कहा गया है।
यहाँ पे कहा गया, देखिए कुछ कैटेगरीज होती है किसकी, डिफरेंटली एबल्ड लर्नर जो होते हैं उनकी भी कुछ यहाँ पे कैटेगरीज होती हैं। तो उस कैटेगरी के बेसिस पे कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेशन की भी ज़रूरत है, स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपका स्पेशल बीएड होता है, इस तरह की चीज़ें होती है। तो स्टेटमेंट 2 मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 आपका सही होना चाहिए। तो ये दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरियन ऑफ गुड रिसर्च? अच्छे रिसर्च की क्या पहचान है, क्या यहाँ पे एक मानदंड है, इसको हम कहेंगे रिसर्च इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस, रिसर्च इज नॉट टू अराइव एट एन आंसर। थर्ड है रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू ए फिनोमेना। डी है यहाँ पे ऑल द एजम्पशन फॉर द स्टडी शुड बी एक्सप्रेसिवली मेंशन। अब यहाँ पे देखिए सभी तरह के जो हम लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे तो सबसे अप्रोप्रिएट आपको ऑप्शन लगेगा सी वाला ऑप्शन, जिसके अंदर बोला गया है रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू ए फिनोमेना। तो यही हमारी एक रिसर्च होती है, हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से कोई काम करते हैं और उसका क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात यहाँ पे हम लोग करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। यहाँ पे बोला गया है रिसर्च प्रॉब्लम का क्या ऑब्जेक्टिव होगा। फर्स्ट ऑप्शन है मस्ट बी हाईली फोकस्ड एंड फिजिबल, सेकंड है नॉट प्रेजेंटेड ब्रीफली, थर्ड है एड्रेस द लेस इमीडिएट प्रोजेक्ट आउटकम, नन ऑफ द अबव। अब देखिए इसके अंदर ये तो हो नहीं सकता, एड्रेस द लेस इमीडिएट प्रोजेक्ट आउटकम ये भी नहीं होगा, नॉट प्रेजेंटेड ब्रीफली, ब्रीफली प्रेजेंट किया जाना चाहिए ये भी गलत हो गया। तो मस्ट बी हाईली फोकस्ड एंड फिजिबल, तो ये आपका कहीं ना कहीं फोकस्ड होना चाहिए। जो प्रॉब्लम है आप जो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं उसको आपने फोकस करना है और फिजिबल होना चाहिए। तो ये आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज मेनली यूज्ड फॉर। अब यहाँ पे अलग अलग रिसर्च के टाइप होते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का आपको पूछा है तो उसके ऑप्शन दिए गए हैं किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। डेटा कलेक्शन इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, स्टेब्लिशिंग रिसर्च प्रायोरिटीज के लिए, या ऑल ऑफ दी अबव। अब इसके अंदर जो मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है वो यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन क्या पता आपके अकॉर्डिंग कुछ और आंसर हो सकता है, तो आप लोग बता सकते हैं क्या इसका सही आंसर होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 17 क्वेश्चन है हाइपोथेसिस। काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ी थी, लेक्चर भी उसके आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के काफ़ी लेक्चर यहाँ पे चैनल पे भी थे। टाइप 1 एरर इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी 2। अब यहाँ पे टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर दो तरह की एरर मैंने बताई थी, अल्फा और बीटा एरर भी इसको हम लोग कहते हैं। तो टाइप 1 एरर तब होती है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं लेकिन ये एक्चुअली ट्रू थी। जब हाइपोथेसिस आपकी क्या थी, ट्रू थी, बट बाय मिस्टेक हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसको हम टाइप 1 एरर कहते हैं। टाइप 2 एरर कौन सी होती है, जब हमने एक्सेप्ट कर लिया, जब हमने उसको रिजेक्ट किया करना था, एक्चुअली उसको रिजेक्ट करना था लेकिन हमने बाय मिस्टेक उसको एक्सेप्ट किया, उसको टाइप 2 एरर कहेंगे। लेकिन यहाँ पे टाइप 1 एरर पूछा था, ऑप्शन नंबर 1 आपका ए आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर का फर्स्ट सेक्शन कौन सा होता है ये आपसे बोला गया है। यहाँ पे जब भी रिसर्च पेपर लिखते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट को लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया है, जिसने भी रिसर्च पेपर लिखा उसने ये सही किया होगा। अब आपके पास में पैसेज आया है, अनसीन पैसेज यहाँ पे आ गया है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, इसको आप सभी ने पढ़ा होगा। मैं फटाफट से इसके आंसर्स की बात करता हूँ, पैसेज पे मैं नहीं जा रहा हूँ। फर्स्ट 19th क्वेश्चन है द पैसेज सेज दैट द बिल टू प्रोहिबिट मीडिया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। तो ये बोला गया है, ऑप्शन आपको है हैज बीन मेड इनटू ए लॉ, हैज बीन डिस्कस इन द यूनियन कैबिनेट, इज बीइंग ड्राफ्टेड, इज गोइंग टू क्रिएट ए लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इज बीइंग ड्राफ्टेड। इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना, फिर अपने आंसर को आप लोग देख सकते हैं। 20th क्वेश्चन है फेमाइन सेक्स अपील इज यूज टू एडवर्टीजमेंट ऑफ। यहाँ पे ये बोला गया है गेट द अटेंशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर सही बनेगा। बेसिकली जो आपके विज्ञापनों में दिखाया जाता है कि आपके अलग अलग तरह के ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपके क्या है ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। और तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए हो सकती हैं, अटेंशन गेन करने के लिए, जो प्रस्पेक्टिव या फिर आपके जो प्रपोज कस्टमर हैं उनको कहीं ना कहीं अटेंड करने के लिए ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में डेनिग्रेशन इन द फ्रेज
डिनिग्रेशन ऑफ वुमेन मीन्स, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, इल ट्रीटमेंट फर्स्ट है। उसके बाद 22nd क्वेश्चन आपके पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया कैन बी लेबल्ड एज द वर्स्ट इन द डिनिग्रेशन ऑफ वुमेन, तो इसके अंदर अगर पैसेज आपने पढ़ा होगा, इसका सही आंसर बनेगा फिल्म्स, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवोकिंग मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन इन द पब्लिक प्लेसेस, तो इसका सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एमुलेशन ऑफ फिल्म्स इन रियल लाइफ। 24th क्वेश्चन है, इसके अंदर कम्युनिकेशन नीड्स ए, कम्युनिकेशन किस चीज मतलब क्या क्या चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, सेंडर भी इंपॉर्टेंट है, रिसीवर भी है, चैनल भी है, तो ऑल ऑफ दी अबव सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको दिया है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर है 25th क्वेश्चन है, माइक्रोफोन इज ए हाई फाई इंस्ट्रूमेंट, हियर हाई फाई सॉरी फाई मीन्स, माइक्रोफोन क्या है, हाई फाई है, हाई फाई इंस्ट्रूमेंट है, तो फाई का जो मीनिंग है वो आपसे बोला गया है। बेसिकली जो हाई फाई होता है उसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे हाई फिडेलिटी, तो फाई का मतलब क्या हो गया, फिडेलिटी हो गया, हाई फिडेलिटी, तो ये HIGH हाई फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म हो गया, तो ये फिडेलिटी ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन विच ईयर UGC स्टार्टेड एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन टीवी, तो एजुकेशनल प्रोग्राम टीवी के अंदर आने कब से स्टार्ट हुए, तो ये हुए 1984 से, ऑप्शन नंबर डी में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 27th क्वेश्चन है, टीचर्स कम्युनिकेशन विल बी मोर इफेक्टिव इफ, टीचर का जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा कब, ही प्रिपेयर्स ए गुड नंबर ऑफ द इंस्ट्रक्शनल एड्स, बी है यहाँ पे ही स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, द टीचर इज ए मास्टर इन हिज सब्जेक्ट, फोर्थ यहाँ पे दिया गया था ही डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, और यहाँ पे बी आपको दिख रहा है ही स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो, ये भी नहीं होगा, ही प्रिपेयर गुड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या क्या हैं, किन किन तरीकों से हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्लासेस के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो उससे यहाँ पे कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 28th क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव इफ इट इज, कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होगा, डिलीवर्ड यूजिंग अप्रोप्रिएट मीडिया, डिलीवर्ड स्लोली एंड क्लियरली, रिसीव्ड इमीडिएटली, या फिर रिसीव्ड एज इंटेंडेड बाय द सेंडर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जो सेंडर ने मैसेज भेजा था अगर उसी तरीके से वही मीनिंग में मैसेज मिल गया तो उसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई चीज़ किसी चीज़ की मीनिंग बताना चाह रहा हूँ और वो मीनिंग, वो मैसेज मैंने भेज भी दिया, मैसेज आपको मिल भी गया, लेकिन उसकी मीनिंग मिलते मिलते उसकी मीनिंग क्या हो गई, चेंज हो गई, तो उससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। तो वही चीज़ आपने उसको बेसिकली रिसीव करनी है जो सेंडर ने इनकोड करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे कुछ, और ये क्वेश्चन इसके अंदर कहीं ना कहीं डाउट है, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसका आंसर बेसिकली चेंज होगा और इसके सभी को मार्क्स मिल सकते हैं। जिस तरह का लॉजिक मुझे लगता है इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि आपका 3 + 5 था, ये 3 × 5 आपका हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये आपका 7 × 9 +1 हो जाएगा 64, ऐसे ही आपका 10 × 12 हो जाएगा +1 हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए था 11 × 3 +1 होना चाहिए था, जो कि आपका 34 बनता था, लेकिन 34 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये आंसर जो है ड्रॉप किया जाएगा, इसके सभी को नंबर मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर फ्रॉम अमंग द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको ये यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, इसमें से आपको ये वाला क्वेश्चन मार्क का जो है वो आपको ढूंढना है, कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। तो इसका लॉजिक आपको दिखेगा, देखिए इन दोनों को अगर आपने यहाँ पे देखना है, ऐड करना है, उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना है। 6 + 3 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। उसके बाद 6 + 2 आपका 8 होता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 होता है। ऐसे ही आपका 8 + 5 करेंगे तो 13 होगा, 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है। ऐसे ही आपने करना था। 11 आपका आता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। ये ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको सीरीज को कंप्लीट करना था। इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया सिंपल सी सीरीज थी। डी के बाद ई आता है, ई के बाद क्या आएगा आपको पता ही है, एफ आएगा, उसके बाद जी है, एच है। ऐसे ही यहाँ पे आप एक एक का गैप हो जाता है, फिर आपका दो दो का गैप हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की। इफ कोलकाता इज कोडेड एट, ये बोला गया था, देन वाराणसी विल बी। तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर। देखिए यहाँ पे बोला गया था के बाद
L हो गया, और ऐसे ही आपका पी क्यू, एक पी यहाँ पे आ गया बीच में, क्यू मतलब एक का गैप कर दिया, फिर दो का गैप कर दिया, फिर तीन का गैप कर दिया, ऐसे करके कर रखा है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में बनेगा, ये आप चेक कर लेना। ठीक, तो ये सही आंसर इसका होगा। आई थिंक इसका फर्स्ट होगा इसका, इसको चेक कर लेना एक बार। ठीक है, सिंपल सा है, आप अगर ABCD से देखेंगे तो वो बन जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए इज द फादर ऑफ सी एंड एक्स इज द सन ऑफ वाई, ई इज द ब्रदर ऑफ ही एंड इफ सी इज द सिस्टर ऑफ एक्स देन हाउ वाई इज रिलेटेड टू ई। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे था, तो इसका सही आंसर आपका बनेगा सिस्टर इन लॉ, ये बनेगा। इसको आप चेक कर लेना। अभी मैं ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, इसीलिए मैं इसको आपके ब्रीफ में कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट परसेंट ऑफ 246.50 इज 49.3। अब ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, यहाँ पे काफ़ी कम टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, अगर आपको इसकी ट्रिक आती है। अगर ट्रिक नहीं आती है तो ये क्वेश्चन ने आपका काफ़ी टाइम यहाँ पे खाया होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, 246.50 इक्वल टू मान लिया जाता है 100%। ठीक है, पहले अब यहाँ पे जिसने भी मेरी रीजनिंग की क्लासेस अटेंड करी होंगी, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसने भी मुझसे पढ़ा होगा, जितने भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन थे वो एक भी गलत नहीं होंगे, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी उसी ट्रिक से अगर क्वेश्चन करते 5 मिनट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आपके होने हैं। कैसे, देखिए अब यहाँ पे आपने क्या करना था, ये 50 जब भी होता है हम इसका डबल करते हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद में अगर आपका 25 होता है हम 4 टाइम करते हैं, अगर 50 होता है तो हम 2 टाइम करते हैं। अगर इसका पूरे का हम 2 टाइम कर दें तो कितना बन जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। उसके बाद अगर हम 2 5 जा 10 हो गया, 2 6 जा 12 13। ठीक है, और उसके बाद अगर हम 2 4 जा 8 9 हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम करें 2 2 जा 4। ठीक, तो ये यहाँ पे इतना आता है। और अगर हम बात करते हैं ये 0 की, तो ये 493 इक्वल टू 200% यहाँ पे हो जाता है। अब आपसे बोला गया है यहाँ पे 49.30। अब देखिए यहाँ पे इतना आ गया है, ये आपका कितना परसेंट है, 200% है। तो अगर आप इसको, मैं एक बार डिटेल में आपको समझाता हूँ ताकि आपको आगे के लिए भी काम आएगा। ये देखिए 49300 इक्वल टू कितना परसेंट है, 200% है। ठीक, ये हमारा हो गया 200%। अब हम क्या करेंगे, अगर हम एक 0 यहाँ से हटा देते हैं तो एक 0 आपका यहाँ से भी हट जाएगा। ये इस तरह का चलता है, एक 0 यहाँ से हटाऊंगा तो एक 0 यहाँ से भी हटेगा, ये 2% हो गया। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो आपसे बोला गया है 49.30। तो अगर मैं 2 0 यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पे लगाता हूँ तो ये आपका कितना परसेंट बन जाएगा, 20% बन जाता है। तो ये 20% आपका कितना बन जाता है, 49.3। दोबारा से मैं समझा देता हूँ, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये वाली बात आपको 200% ये हो गया क्योंकि इसको हमने मान लिया यहाँ पे 100%, जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना उसको 100% मान लेते हैं। और उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, आपके पास में ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें आ गई हैं, अब आपको यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद में यहाँ पे ये लगाना है, तो कहीं ना कहीं ये आपका 20% बनता है। ठीक, 200% से 20% आपका आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखनी थी, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में कुछ पाई चार्ट का है। और पाई चार्ट के अंदर 2 पाई चार्ट दिए गए हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएट वाला जो है पाई चार्ट है जिसके अंदर स्टूडेंट दिए गए हैं, दूसरे में ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट एडमिशन दिए गए हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट का और ग्रेजुएट एडमिशन दोनों अलग अलग है। टोटल एडमिशन इसके अंदर हुए हैं 20,000 के, और टोटल एडमिशन इसमें हुए हैं 30,000 के। अब इसके अंदर भी क्वेश्चन वैसे ही करना था जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसे 20,000 का मतलब आपने मानना था। यहाँ पे अगर मैं इसको लिख देता हूँ, देखिए 20,000 का मतलब आपने इसको 100% मानना था। और उसके बाद अगर हम 10% कर दे तो कितना रह गया, 2000 आपका कितना रह गया, 10% रह गया। अगर हम 1% की बात करें तो 200 आपका 1% रह गया। अगर इतना आपने समझ लिया तो ये सारे क्वेश्चन आपके फटाफट बिना कैलकुलेशन के हो जाएंगे। अब देखिए पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द एडमिशन इन द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इन कॉलेज ए। आपसे बोला गया है कॉलेज ए के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट कॉलेज के अंदर एडमिशन का जो डिफरेंस है वो कितना है। पहले हम देखेंगे कॉलेज ए यहाँ पे है, देखिए 20%, किसमें, ये वाले पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर। पोस्ट ग्रेजुएट का 20% कितना हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी 10% आपका कितना है, 2000 हमने निकाल रखा है, ये वाले पास 2000 ऑलरेडी हमारे पास पता है हमें, तो 20 कितना हो जाएगा, सिंपल सा 4000 हो गया। ठीक, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। और दूसरे में भी ग्रेजुएट में भी देखेंगे तो ग्रेजुएट के अंदर हमारे पास कॉलेज ए यहाँ पे 18% है। अब इसको कैसे करना है, देखिए 30,000 मैंने क्या बोला,
30,000 को कितना मानोगे, 100% मानोगे, तो आपका 10% कितना बन जाता है, 3000 बन जाता है। 3000 10% हो गया, तो हम निकालेंगे पहले 20%। 20% फटाफट से आपका कितना हो गया, 6000 हो गया। 6000 आपका 20% हो गया। अब हमको लेना कितना है, 18% लेना है, क्योंकि 2% हमें माइनस करना पड़ेगा। और आपको पता है 2% कितना होगा, 600 होगा, क्योंकि 3000 आपका 20% है, 3000 आपका कहीं ना कहीं क्या है, 10% है। तो अगर हम 1% की बात करें तो 300 1% होगा, तो 2% कितना हो गया, 600 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 600 6000 में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास में 5400 बचेगा। अब आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 5400 और 400 का करेंगे तो 1400, यानी कि 1400 आपका सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन 1 के अंदर आपको ये दिख रहा है। तो इस तरीके से करना है, इसके अंदर कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कैलकुलेशन कैसे करी होगी मैं आपको बताता हूँ। 20,000 लिखा होगा, उसका 20% पहले निकाला होगा, फिर उसके बाद इसका निकाला होगा 30,000 का, फिर इसका 18% निकाला होगा, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, फिर इनको माइनस किया होगा। इस तरीके से करने में टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है। ठीक है बात, तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आपको समझना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट आर द टोटल एडमिशन इन द कॉलेज बी फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है कॉलेज बी में आपको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का बोला गया है कितना टोटल है। कॉलेज बी देख लेते हैं, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं, इजीली सॉल्व होती हैं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें आपको करनी है अगर एग्जाम में टाइम को बचाना है, क्योंकि आपके पास टाइम, जो कम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसके अंदर टाइम आपके पास लिमिटेड होता है, लेकिन क्वेश्चंस आपको बहुत सारे करने होते हैं। आपसे बोला गया है कॉलेज बी के अंदर, यहाँ पे बात की गई है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। व्हाट इज द टोटल एडमिशन इन कॉलेज बी फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, दोनों का ऐड करना है, कॉलेज बी का देख लेना है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कॉलेज बी, तो ये रहा कॉलेज बी, और यहाँ पे बात करें कॉलेज बी, ये रहा। तो अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले मैं ग्रेजुएट कॉलेज की बात करता हूँ, इस वाले की बात करता हूँ, ग्रेजुएट वाले की। तो आपको पता है कितना परसेंट निकालना है, 20%। सिंपल सी बात है। 10% हमारे पास, 100% कितना था, 30,000। 10% कितना होगा, 3,000। तो 20% कितना हो गया, 6,000। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। ऐसे ही अब हम यहाँ पे निकालेंगे, देखिए 20,000 हमारे पास 100% है, तो हमारे पास 10% कितना हो जाएगा, 2,000 हो गया। हमें कितना चाहिए, 18% चाहिए, लेकिन हमें 20 में से 2 माइनस करेंगे, तो हमारे पास 20% कितना हो जाएगा, 4,000 हो गया। अगर हमारे पास 4,000 20% है, 2% माइनस कर दो, 2% कितना बन जाएगा, 10% 2,000 बन रहा है, तो हमारे पास 2% कितना बन जाएगा, 200 बन जाएगा। और हमें 2% चाहिए, तो 400 इसमें से माइनस कर दो, कितना बच गया, 3,600। अब इन दोनों को ऐड कर दो आप लोग, 6,000 और 3,600 को ऐड कर देंगे, 9,600 आपका सही आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन में आप देखेंगे 9,600 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, बाकी की मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप खुद से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 37 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 1,600 सही आंसर इसके अंदर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38th क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एडमिशन इन ग्रेजुएट एंड हाईएस्ट एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलेज। तो इसका सही आंसर है 1,600, इसका भी सही आंसर बनेगा, और 39th वाले का आपका 2,000 बनेगा। इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे नहीं आता है समझ में, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आया है। ठीक है बात, तो इतना ईजी है, 5 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट आपके 5 से 6 क्वेश्चन आराम से इसके अंदर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन है। 40th क्वेश्चन के अंदर बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड। आपका जो यहाँ पे केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो आपका कर्नाटका के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन डिड द भोपाल डिजास्टर अकर। भोपाल गैस लीक डिजास्टर हुआ था, जिसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी। तो उस गैस को बेसिकली कब रिलीज हुई थी, कब यहाँ पे डिजास्टर हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे ये हुआ था आपका 1984, 3 दिसंबर 1984 के दिन ये हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द फेमस बुक मालगुडी डेज। मालगुडी डेज लिखी थी R.K. नारायण ने, ऑप्शन नंबर 1 में आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, 43rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम आर्सेनिक टॉक्सिसिटी इन ह्यूमंस। तो आर्सेनिक की अधिकता से, यानी कि आर्सेनिक जो होती है
वो जब बॉडी में ज़्यादा हो जाता है उससे क्या होता है, स्किन में डिसऑर्डर होने लगते हैं, बेसिकली कैंसर तक इससे हो सकता है। तो ये यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हार्मफुल रिजल्ट्स ऑफ द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। जब भी इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर तो उसके क्या क्या हार्मफुल रिजल्ट यहाँ पे हो सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शंस में है, किल्स पेस्ट हार्मिंग क्रॉप्स, किल्स इंसेक्ट इनडिस्क्रिमिनेटली, किल्स माइक्रोफ्लोरा इन द सोइल, किल्स माइक्रोफोना इन द सोइल दैट हेल्प इन कीपिंग सोइल फर्टिलिटी। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये बोला गया है व्हाट आर दी हार्मफुल रिजल्ट। हार्मफुल रिजल्ट कौन से हैं ये बोला गया है। देखिए किल पेस्ट हार्मिंग क्रॉप, जो आपके क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे उसको तो आप बेसिकली नष्ट करना ही चाहोगे, तो ये हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, तो ये तो आपका कट हो जाएगा। दूसरा कि अगर हम बात करें किल्स इंसेक्ट इनडिस्क्रिमिनेटली, तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली आप मार दे रहे हैं कीड़ों को, जो कि कुछ आपके बेसिकली नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे थे आपके फसल को, कुछ आपके फसल के लिए हो सकता है बेनिफिशियल थे, तो उनको भी ये मार दे रहा है, तो ये आपका कहीं ना कहीं हार्मफुल रिजल्ट है। किल्स माइक्रोफ्लोरा इन द सोइल, देखिए माइक्रोफ्लोरा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है सॉइल की जो डेवलपमेंट है उसके टेक्सचर के लिए, उसके बेसिकली लाइफ के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आपको नहीं नष्ट करना है। और फोर्थ वाला ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखता है, तो उसको भी माइक्रो जो आपके फ्योना है उनको नष्ट नहीं करना है, उन वनस्पतियों को आपको बचा के रखना है। तो आपका सही आंसर बनेगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो आपको दिख रहा है बी ऑप्शन के अंदर। तो बी ऑप्शन वाला आपका सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन यहाँ पे, नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स सच एज द मशरूम्स दैट ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर आर्ट कोड। यहाँ पे देखिए जो आपके मशरूम होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं ना, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ही ये चीज़ें उगती हैं, ये नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, जो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी के अंदर यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 46 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर द असर्शन एंड रीजन। देखिए असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये है। असर्शन में आपको दिख रहा है यहाँ पे दिया गया है, असर्शन ये है, फॉरेस्ट कटिंग इज अनडिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोइल इरोजन। बिल्कुल ठीक है, हमारे जो मिट्टी की जो बेसिकली मृदा क्षरण जिसे कहते हैं ना हिंदी के अंदर, तो वो क्या होता है, जब हमारे जंगल होते हैं जहाँ पे पेड़ होते हैं वहां पे भूस्खलन कम होता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज। तो वो क्या करते हैं, मिट्टी में मिट्टी को अपनी जड़ में जकड़ के रखते हैं, तो उससे क्या रहता है, पानी का बहाव जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचाता मिट्टी को। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट कटिंग जो है अनडिजायरेबल माना गया है। बिल्कुल सही है असर्शन। रीजन की बात करें, कटिंग द फॉरेस्ट रिड्यूसेस द इंटरसेप्शन ऑफ द रेन वाटर, ये भी ठीक है, इसका जो रीजन है वो दिया भी हुआ है। अगर हम पेड़ों को काटेंगे ना तो वो इंटरसेप्शन जो मतलब बेसिकली जो अवरोध उत्पन्न करता है ना, कौन, पेड़, तो वो कम होता चला जाएगा, उससे क्या होगा, भूस्खलन फिर ज्यादा ज्यादा होने लगेगा। तो यहाँ पे रीजन भी बिल्कुल ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास में है, ए एंड बी आर टू ब्रदर्स, एक्स एंड वाई, एक्स इज वाईज ब्रदर एंड वाई इज एज मदर, हु इज एक्स टू बी। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं मैटरनल अंकल यानी कि मामा आपका आएगा। ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, तो यही सही आंसर इसका होना चाहिए। अगर हम 48 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कोड चेंज किया गया। देखिए हॉबी को बनाया गया है IOBY, ऐसी लॉबी को बना दिया है MOBI। तो बॉबी को आपको बताना है क्या बनेगा, कुछ नहीं किया गया है इसके अंदर, एक बी को गायब कर दिया है, बाकी आपके अल्फाबेट जो है एक एक चेंज कर दी गई है। जैसे H का I बना दिया गया है, जैसे M का बेसिकली यहाँ पे L का M कर दिया गया है, तो कुछ नहीं किया है, तो वो आपका यहाँ पे एक जो अल्फाबेट है वो चेंज होगा, बाकी का सेम ही आपका रहेगा, एक बी गायब कर दिया गया है। एच के बाद आई आता है, जबकि एल के बाद एम आता है, तो बी के बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगर इतना फर्स्ट वाला कैरेक्टर भी आप देखेंगे, अल्फाबेट भी आप देखेंगे, तो उससे ही आपका आंसर बन जाता था। अब यहाँ पे हम लोग 49th क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग गेम्स, हॉकी एंड मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे इस तरह के डायग्राम्स में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है। अगर हम गेम और हॉकी को मैं अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो देखिए गेम क्या है,
बड़ा है, हॉकी उसके अंदर है, तो ये अंदर वाली क्या हो गई, हॉकी हो गई। बाहर वाले पूरा का पूरा जो गोला है वो गेम्स का बन गया। लेकिन क्या मैथमेटिक्स इससे कहीं रिलेटेड है, तो नहीं रिलेटेड है, इसलिए इसका गोला अलग से बनेगा, इससे कोई इसका रिलेशन नहीं है। जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, तो यही आपका सही आंसर बनना चाहिए। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन जो है। अगर हम इसके अंदर बात करिए, कैलेंडर वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कैलकुलेट डे ऑफ वीक ऑन 22 मई 2012। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको 22 मई 2012 के दिन को बताना है कि कौन सा डे उस दिन था। तो उस दिन आपका ट्यूसडे था। तो इसको कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको दिख रहा है। ठीक है बात, तो इस तरीके से हमने ये सारे 50 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी समझ में आई होगी। तो अपने अपने क्वेश्चंस को आप लोग मैच कीजिएगा और उसके बाद बताइएगा कितने आपके सही आंसर इसके अंदर बन रहे हैं। किसी क्वेश्चन के अंदर हो सकता है मेरा आंसर आप लोगों को पसंद ना आए, या फिर हो सकता है आपका आंसर कुछ और हो, तो आप लोग वो भी बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने बता दिया तो वो बिल्कुल ठीक ही हो जाए, लेकिन हाँ, मोस्ट प्रोबेबली मैंने बहुत सही जो जो आंसर हैं वो बिल्कुल ठीक आंसर बताए हैं। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन में हो सकता है कुछ क्वेश्चन के आंसर चेंज हो, तो वो लोग आप लोग खुद से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को, जैसे कॉमर्स के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।